अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व है आज। डीएवी इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो आज सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व है आज और इस मौके पर डीएवी इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम के आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की ओर से अपने संबोधन में क्या कुछ कहा जाता है, किस तरह से संबोधित किया जाता है, किन किन विषयों पर आज मुख्यमंत्री बोलेंगे, मुख्य बिंदु क्या कुछ होगा। लेकिन खबर यह कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और इस पर्व को लेकर के डीएवी इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और इस प्रकाश पर्व के मौके पर डीएवी इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, वहां पर शामिल होंगे, पहुंचेंगे और आज सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो आज किन किन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री बोलेंगे, क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से कहा जाएगा, किन विषयों को ध्यान में रखकर जनता को संबोधित किया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व है और इस मौके पर डीएवी इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया भी शामिल होंगे। प्रदेश के कई गणमान्य लोग भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बीजेपी संगठन के जिला अध्यक्ष पद के जल्द चुनाव होंगे। 7 से 10 जनवरी के बीच नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 बार के सक्रिय सदस्य इसमें नामांकन कर सकेंगे। 60 से कम आयु के बीजेपी कार्यकर्ता भी नामांकन कर सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बीजेपी संगठन के जिला अध्यक्ष पद के लिए जल्द चुनाव किया जाएगा। 7 से 10 जनवरी के बीच नामांकन का जो प्रक्रिया होगा वो यहां पर पूरा किया जाएगा। 2 बार के जो सक्रिय सदस्य हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, अपना नामांकन करवा सकते हैं। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या अपडेट? बीजेपी लगातार अपना प्रमुख से लेकर जिला अध्यक्ष तक चुनाव कराने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। 2027 का चुनाव है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी पहले से सक्रिय नजर आ रही है। शुरू हो चुका है। पहले जिला जिस तरीके से जिला अध्यक्ष की बात करें या फिर पहले मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो चुका है। मंडल अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पूरी जिस तरीके से रणनीति अपनाया था कि वाद विवाद न हो, पार्टी में गुटबाजी न हो, और जिस जिला जो मंडल अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उसमें निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है, 75 जिले हैं जिसमें कुछ शहर अध्यक्ष भी है। जिला अध्यक्ष मिला के 98 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जिसपे जिनका चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो ये चुनाव संगठनात्मक है, ऐसे में जो कोई वाद विवाद पार्टी में न हो, गुटबाजी न हो और निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने जाएं। इसको लेकर आज कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील यहाँ पर एक बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा यहाँ पर आयोजित की गई थी और खासकर विनोद तावड़े राष्ट्रीय मंत्री वो भी इस कल बैठक पे यहाँ पर मौजूद थे।
तमाम जो पदाधिकारी प्रदेश स्तर के हैं, क्षेत्रीय स्तर के, वो भी इस बैठक में मौजूद है। संतोष यहाँ पर जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो भी यहाँ पर कल बैठक में शामिल हुए थे और बैठक में सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया कि जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चुनाव है जिसको लेकर शांतिपूर्वक कराया जाए और उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो पार्टी का परफॉर्मेंस अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो सदस्यता अभियान चलाया गया था जिसको लेकर जिसमें तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं वो फिसड्डी रहे थे, जिनको मुझे लगता 50 से करीब 55 ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनको बदला जाना है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं वो नाराज ना हो और नए जिलाध्यक्षों को मौका मिले। मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हूं। तमाम जो लोग आप दिख रहे होंगे ये वो लोग हैं जो जिलाध्यक्ष की रेस में हैं, तमाम जिलों से आए हैं और पदाधिकारियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि संगठन मंत्री भी यहीं मौजूद हैं। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अपनी जो पार्टी के प्रति जिस तरीके से उनका काम रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, जिसको लेकर बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब जिलाध्यक्ष का चुनाव तारीख से 10 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया जिलाध्यक्ष की शुरू होगी, शहर अध्यक्ष की, उसके बाद चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर होगी कि पार्टी में गुटबाजी ना हो, चुनाव निर्विरोध हो और बेहतर से बेहतर काम करे क्योंकि नई टीम के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। जिस तरह से अनूप देखा गया है कि पिछले दिनों चुनाव प्रभारी का चुनाव, उसके बाद ये देखा गया कि अब जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अब जिला अध्यक्ष का चुनाव के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने जाएंगे क्योंकि उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। कई राज्यों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना भी है। इसको लेकर बीजेपी एक कुल मिलाकर के संदेश क्या कुछ देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है? जनता पार्टी का रहेगा क्योंकि जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उनको उत्तर प्रदेश है हर सीट का, हर जिले का निश्चित रूप से वो चुनाव अधिकारी हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी अनूप, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीधे आप रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में और इससे बीच बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। टा से बड़ी खबर मिल रही है, मंदिर निर्माण खुदाई में प्राचीन गहरा कुआं निकला है। पुलिस कोतवाली के सामने मंदिर निर्माण की खुदाई चल रही थी जिसमें कुआं की गहराई लगभग 200 से 250 फीट होने का अनुमान है। हजारों की तादाद में मौके पर लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। मंदिर का सौंदर्यीकरण कराए जाने को लेकर भी यहां पर कार्य किया जाएगा। तो पुलिस कोतवाली के सामने ये तस्वीरें आपके सामने आ गई है किस तरह से यहां पर कुएं की पानी के बाद कुएं की खुदाई चल रही थी। यहां पर लोग भारी संख्या में पहुंचे और यहां पर अब साफ सफाई यानी सौंदर्यीकरण करने के लिए पुरजोर तरीके से काम चल रहा है। ये कुआं निकला है वो क्या मामला था, कैसे मालूम पड़ा? ये मंदिर बनना है साहब। अच्छा, कौन बनवा रहा है? 2 महीने पहले से साहब बनवा रहे हैं। अच्छा, पुलिस विभाग है? हाँ, अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर कैसे? नीम खुदवा रहे थे सर, उसमें लग रहा है कुआं। अच्छा, कितना वो गहरा होगा ये कुआं? गहरा है करीब 100 फुट के करीब गहरा है। कितने दिन से चल रहा था? 2 महीना से चल रहा है भैया। 2 महीने से चल रहा है। यहाँ नींव खोदी गई थी क्या? हाँ, नीम खोदी कुआं लग ले आया, दिखाई दिया पत्थर लग ले आया। फिर हमने मजदूरों से खुदवा रहे थे, छेद दिखा हमें इंस्पेक्टर साहब ने खुद वो जेसीबी बुला के कम से कम 100 फुट। तो योगेश यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, क्या अपडेट है क्योंकि यहाँ पर कुएं की निर्माण की जा रही है, साफ सफाई हो रही है, सौंदर्यीकरण करने के लिए भी लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपडेट क्या है जमीनी स्तर पर? बता दूं, ये मामला जलेसर थाने के बराबर का ही है। वहाँ पे देखिए नींव खोदी जा रही थी, वहीं कुआं करने के बाद जैसे गांव ग्रामीणों को मालूम पड़ा वहाँ देखने के लिए आने लगे। वहीं जो ग्रामीण बता रहे हैं, कुछ लोगों का बताना है ये पुराना प्राचीन कुआं बताया जा रहा है। और वहीं पर देखने एक और चीज बताई जाएगी, बताइए वहाँ पे कि वहाँ जो पहले थानेदार थे जो जी SHO, तो उनने पहले कुआं को दबा दिया, मगर जो नए जो SHO हुआ डॉक्टर सुधीर राघव जी, उनने जब निर्माण करवा रहे थे वहीं बराबर पत्थर निकलने के बाद बराबर खुदाई की गई। तो फिर लोगों ने जब मालूम पड़ा तो वहाँ से ग्रामीण लोग कम से कम आके देखने लगे, मतलब वहाँ से भीड़ सी लगने लगी। तब फिर वहीं सूचना मालूम पड़ी जाती है अधिकारियों को,
तो तुरंत उच्च अधिकारी भी वहां मौके पहुंचे और कुएं को साफ सुंदर करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कुएं के निर्माण के लिए भी लोग यहाँ पर तत्पर हैं, कार्य चल रहा है जमीनी स्तर पर, हमने दिखाया भी आपको। वक्त यहाँ पर अब छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे यहाँ से, रहिए हमारे साथ। बदलाव का सबसे बड़ा शस्त्र शिक्षा है और शिक्षा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्राथमिकता, खासकर उनके लिए जो वंचित हैं, पिछड़े हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ऐसा ही प्रयास है अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने का। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। वर्ष 2024-25 के लिए इसी उद्देश्य से 245 करोड़ की राशि तय की गई है। छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। अब कोई टेंशन नहीं रहती कि फीस कहां से आएगी, किताबें कहां से आएगी, हमारा काम है पढ़ना और आगे बढ़ना। इस योजना के तहत 2,31,000 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जिन्हें अब तक 92 करोड़ रुपए की रकम दी जा चुकी है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे अपने पापा को देख के होती है, क्योंकि उन्हें मेरी पढ़ाई के खर्चे की टेंशन नहीं रहती ना। इतना ही नहीं, 2016 से 2020 तक की 366 करोड़ की बकाया राशि भी अदा की गई, ताकि उज्जवल भविष्य का उनका सपना साकार हो सके। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। ये आत्मविश्वास भरोसा है अपने मुख्यमंत्री के प्रति, जिनके निरंतर प्रयास से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक कई स्थानों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तापमान में भारी गिरावट आने से प्रदेश में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूपी के करीब 35 जिलों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी को लेकर मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर चेतावनी देते हुए कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले टीएन मिश्रा जी का रुख करेंगे, लखनऊ चलेंगे। टीएन मिश्रा जी, जमीनी स्तर पर क्या कुछ अपडेट नजर आ रहा है? हालात कैसी है, स्थिति वहां पर किस तरह की बनी हुई है, क्योंकि कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देखिए खुशबू, लगातार से हालत अस्त व्यस्त है
पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, ठंड बहुत ज्यादा है। सुबह से की स्थिति यह है कि जैसे यूपी में देखिए 15 लोग अब तक मौत हो चुकी है, तो इसका अंदाजा लगाया सकता है किस तरह की ठंड होगी। और कहर कोहरे का यह है कि जो है ट्रेनों की स्पीड जो है 60 किलोमीटर तक सीमित कर दी गई। जो ट्रेनें हैं जो है करीब 36 ट्रेनें ऐसी लखनऊ में आज हैं गुजरने वाली जो 3 से लेकर के 5 घंटे तक लेट हैं। तेजस एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई कल, शताब्दी एक्सप्रेस कैंसिल कर दी कल, तो गोमती एक्सप्रेस 8 घंटे लेट चली गई। तो ऐसी स्थिति है ट्रेनों की। विमानों की हालत अगर देखें तो करीब दर्जन भर से उड़ानें जो है 3 घंटे ज्यादा लेट है, 4 उड़ानें कैंसिल कर दी गई। और बसों की हालत जो रात्रिकालीन बसें हैं 6-6 और 7-7 घंटे जो है लंबी दूरी बसें लेट चल रही हैं। ये जो यातायात की स्थिति है जिनसे लोग आवागमन है। अब यहाँ शहरी जीवन जनजीवन की बात है तो नगर निगम अलाव जरूर जलवा रहा है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। कक्षा 8 तक के स्कूल जो है 11 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं ये ठंड के चक्कर में। तो ये अब लेकिन कल से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे जो बड़े इंटर तक के हैं, इंटर और डिग्री कॉलेज कल खुलेंगे तो उनको सारा ठंड का करना पड़ेगा। मिश्रा जी लौटूंगी आपके पास। आगरा चलेंगे, हमारे साथ ब्रज किशोर शर्मा जुड़े हुए हैं। आगरा की क्या तस्वीरें ब्रज किशोर, क्योंकि आगरा में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तस्वीरें काफी धुंधली नजर आ रही हैं। देखिए अब जैसी तरह पहाड़ों पर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, उसके बाद आगरा में लगातार अब शीतलहर चलने लगी है। शीतलहर से लोगों को ठंड से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा नाप दावे किए गए, लेकिन लोगों को ठंड से बचाने के लिए रेल बसेरों की व्यवस्था सही नहीं की गई। लेकिन मंडल आयुक्त विष्णु महेश्वरी अब मैदान में आई है, उन्होंने रेल बसेरों का निरीक्षण किया है, मौके पर पहुंचकर रेल बसेरों की जो व्यवस्था है ठीक नहीं है उन्हें ठीक करने के दुरुस्त करने के आदेश दिए है और लोगों को कंबल और रजाई वितरित की है। वही बात करें स्कूलों की छुट्टी की तो इंटर 8वीं से इंटर तक के स्कूलों की 8 जनवरी तक की छुट्टियां कर दी गई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है, रहेंगे ठंड से बचाने के लिए नगर निगम लौटूंगी ब्रज किशोर आपके पास लौटूंगी। मुजफ्फरनगर चलेंगे और पवन अग्रवाल से जानने की यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रशासन की मुस्तैदी है वहां पर मुजफ्फरनगर में, जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरों की अगर बात करें तो वहां पर प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? खुशबू मैं आपको बता दूं, हम जहाँ इस वक्त खड़े हैं हार्ट ऑफ सिटी इसको बोला जाता है। हालांकि शहर के अंदर पूरा नहीं है, ठंड का असर भी जाना है, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अचानक से धूप निकली और मौसम खुशगवार हो चुका है। मेरे पीछे अलाव जल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, महिला पुलिसकर्मी भी देख रहे हैं, ये पूरे दिन 24 घंटे अलाव चलता है। और अलाव के साथ साथ जो पंडल के अंदर करीब 4 दर्जन अलाव की व्यवस्था है नगर क्षेत्र के अंदर। यहाँ क्षेत्र की बात करें तो सैकड़ों अलाव प्रशासन की ओर से चलाई गई है। हर तहसील और पंचायत के अंदर रैन बसेरे लगातार पूरी व्यवस्था है, रैन बसेरे बनाई गई है, सेंटर हाउस बनाई गई है और ठंड से बचाव के लिए जगह जगह चौराहों पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। बात ठंड की करें तो मुजफ्फरनगर में हल्की अभी धूप निकल गई, लेकिन अगर देहात क्षेत्र की बात करेंगे तो देहात क्षेत्र में अभी पूरा बना हुआ है, पूरा करीब 2 बजे तक पूरा रहता है, उसके बाद ही मौसम ठीक होता है। लेकिन शहर में तो धूप निकली हुई है तो ठंड का असर कम देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े थे और दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कड़ाके की ठंड में पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है, रैन बसेरों के लिए तैयारियां क्या कुछ है। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन हो गया रहिए हमारे साथ।